सुलेखा जरा जल्दी करो, कहीं कोई देख ना ले। हो गया जी, बस आ रही हूँ। हे भगवान, राजू की रक्षा करना। अब हमारे पास मृत्यु के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। राजू सिर्फ 7 साल का था। राजू, मेरे बच्चे, मेरे लाल, अपना ख्याल रखना और हम दोनों को माफ कर देना। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर सुलेखा और रामू दोनों नदी की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर में वे दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। सुलेखा, घर में कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं जी, घर में कुछ भी नहीं छूटा है जिससे राजू को पता चल सके। इसके बाद रामू और सुलेखा दोनों नदी में छलांग लगा देते हैं और वहीं अपनी जान दे देते हैं। अगली सुबह। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? चलो मुझे जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। राजू अपनी माँ को बुलाता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो उठकर रसोई में जाता है। अरे माँ, यहाँ भी नहीं है। इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? राजू परेशान हो जाता है और पूरा घर में ढूंढता है, लेकिन जब उसे घर में कोई नहीं मिलता है तो उसे चिंता होती है। इसके बाद वो पड़ोस में जाकर अपनी माँ के बारे में पूछता है। मोहन चाचा, मेरी माँ को देखा है क्या? पता नहीं इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई। नहीं राजू, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं देखा। राजू उदास होकर अपने घर लौट जाता है और आंगन में बैठ जाता है। पता नहीं माँ और पापा दोनों कहाँ चले गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, रक्षा करना। उन्होंने आज तक कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। राजू की आंखों में आंसू थे। थोड़ी ही देर में राजू की आंख लग जाती है और वो वहीं बैठे बैठे सो जाता है। शाम का समय राजू जल्दी से उठता है। राजू इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखाई देता है। इसके बाद राजू रोते हुए कहता है, हे भगवान, माँ बाबा दोनों कहाँ चले गए? अभी तक नहीं लौटे। कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं भाग गए। राजू भूखा था। वो उठकर घर में जाता है और घर में खाने के लिए ढूंढता है, लेकिन घर में एक दाना भी नहीं था। राजू बिना कुछ खाए पिए जाकर सो जाता है। अगले दिन पूरे गांव में हल्ला हो गया था कि मोहन के माता पिता उसे छोड़कर कहीं भाग गए हैं। बेचारे राजू की तो जिंदगी खराब कर दी उसके माता पिता ने। बताओ अब राजू कहाँ जाएगा? हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस बेचारे 8 साल के बच्चे की क्या गलती थी? गांव के लोग राजू के बारे में चर्चा कर रहे थे। वहीं पास में खड़ा सेठ मोतीलाल यह सुनता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। इसके बाद वह जल्दी से राजू के घर जाता है। राजू, अरे ओ राजू के बच्चे, बाहर निकल। जी सेठ जी। अरे राजू, मैंने सुना है तेरे माता पिता तुझे छोड़कर भाग गए हैं। अब तू ये बता, मेरे कर्ज के पैसे कौन लौटाएगा? क्या कर्ज के पैसे? तेरे पिता ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था और वो तो मुझे कर्ज वापस किए बिना ही भाग गया। 3 बता, मुझे कैसे पैसे वापस लौटाएगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको धन लौटा पाऊंगा? ले देकर बस मेरे पास एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। इस झोपड़ी का मैं क्या करूं? अगर पैसे नहीं हैं, तो तुझे उम्र भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी, तभी ये कर्ज चुकेगा, और मैं इसके तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। राजू नादान था, इसलिए वह आसानी से सेठ की बात मान जाता है। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्जा माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। इसके बाद राजू सेठ के खेत में मजदूरी करने लगता है। दिन भर वह मजदूरी करने के बाद सेठ राजू को सिर्फ रात का खाना ही देता था, और वह भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। ये ले और इसे खाकर सो जा। कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना। सुबह पैर पसार कर सोते मत दिखाई देना, वरना तेरी खैर नहीं। सेठ राजू को खूब मारता पीटता भी था, जैसे वो कोई जानवर हो, लेकिन हालातों के आगे राजू भी मजबूर था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और राजू 15 वर्ष का हो जाता है। एक दिन सुबह सुबह राजू को उठने में जरा देरी हो जाती है, तो वह जल्दी से सेठ के खेतों की तरफ भागता है। आज तो उठने में बड़ी देर हो गई, जल्दी से खेत पहुंचता हूँ, वरना सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। जैसे ही राजू खेत में पहुंचता है, वो देखता है कि सेठ लाठी लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर राजू बहुत घबरा जाता है।
सेठ जी माफ कर दीजिए, उठने में जरा देर हो गई, आगे से नहीं होगा। अच्छा माफ कर दूं। अरे एक बार माफ करूंगा ना तो तू बार बार यही गलती दोहराएगा। सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और मैं खेतों में काम करूं? रुक, अभी बताता हूं तुझे। इतना कहकर सेठ राजू को बेरहमी से पीटने लगता है। वैसे तो राजू हमेशा सेठ की मार खा लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि सेठ जी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई है नहीं। लेकिन आज राजू सेठ को जवाब देते हुए कहता है, बस करिए सेठ जी, कितना पीटेंगे? रात में आप ही ने मुझसे खेतों में देर तक काम करवाया, इसलिए तो मुझे घर लौटने में देरी हुई थी और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? सेठ राजू का ऐसा जवाब सुनकर बौखला जाता है। अच्छा तो तू क्या चाहता है? राजू, गलती किसकी है? मेरी। अरे तेरे जैसे को तो अपने सगे माँ बाप ने भी नहीं रखा, छोड़कर भाग गया और अब मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझसे ही जबान लड़ाता है। जा, निकल जा मेरी खेत से। जब भूखे मरेगा तब आएगा मेरे पास वापस लौटकर। सेठ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सेठ जी। वो खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर की तरफ भागने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वो कहाँ भाग रहा है, मगर राजू सिर्फ उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ उससे छीन लिया था। अब कभी वापस नहीं लौट कर आऊंगा, चाहे जैसे मुझे अपना गुजारा करना पड़े। ये सब सोचते हुए भूखा प्यासा राजू एक जंगल के पास पहुंचता है और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। कुछ देर बाद राजू आगे बढ़ता है। राजू उदास होकर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी राजू की नजर सामने एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ती है। साधु बैठकर तपस्या कर रहे थे। राजू को ऐसे झाड़ियों के पास खड़ा देखकर साधु मुस्कुरा देते हैं और प्यार से उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजू साधु के पास जाता है। क्या बात है बेटा, बड़ा परेशान लग रहे हो। हाँ बाबा, परेशान तो हूँ। जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। भूख प्यास और थकान से शरीर भी व्याकुल है। अच्छा, सबसे पहले तुम एक काम करो, उस झोपड़ी के अंदर जाओ, वहाँ कुछ फल रखे होंगे, उन्हें उठाकर ले आओ। राजू साधु की बात मान लेता है और झोपड़ी के अंदर जाकर कुछ फल उठा लाता है। साधु उसमें से कुछ फल लेकर बाकी फल राजू को दे देते हैं। ये कुछ फल मेरे पास रहने दो और बाकी के तुम खा लो। लगता है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। राजू को ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था? मैंने तो बस इतना बताया था कि मैं अभी भूखा था। बस यूं ही समझ लो कि मुझे ऊपर वाली ने बताया है। अच्छा, जरा अपना हाथ लाना तो। राजू साधु की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो अपना एक हाथ साधु की तरफ बढ़ा देता है। राजू का हाथ साधु बड़े ध्यान से पढ़ने लगते हैं। वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथ में देखी हैं। बेटा, तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। राजू को ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं। राजू की बात पर साधु मुस्कुरा देते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने आज तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है बाबा। मेरे माता पिता भी मुझे छोड़कर भाग गए हैं। जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा पीटा। अरे मेरी जैसी किस्मत तो किसी की ना हो। और आप कहते हैं मेरी लकीर महाराजाओं जैसी है और मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। ये सब सुनकर साधु महाराज फिर से मुस्कुरा देते हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए और ये फल अपने साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। इसके बाद राजू साधु के दिए फल लेकर पश्चिम दिशा की तरफ चलने लगता है। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है और राजू को एक गांव दिखाई देता है। गांव देखकर राजू को बड़ी खुशी होती है। आखिरकार गांव आ गया। मुझे कम से कम जंगली जानवरों के बीच जंगल में नहीं सोना पड़ेगा।
कितना डरावना जंगल था वो, लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। राजू गांव में इधर उधर किसी काम और जगह की तलाश में भटकने लगता है। तभी उसे मोहनलाल नाम के एक आदमी की मिठाई की दुकान नजर आती है। मोहनलाल एक बूढ़ा आदमी था और सभी ग्राहकों से बड़े प्यार से बात कर रहा था। राजू को देखकर वो उसे कहता है, अरे क्या हुआ बेटा, कौन सी मिठाई चाहिए तुम्हें? आज से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। तुम इस गांव के लगते नहीं हो। जी, वो मैं इस गांव का नहीं हूँ और मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। क्या मुझे आपकी दुकान में अभी कुछ काम मिलेगा? बदले में आप मुझे बस आज रात गुजारने के लिए जगह दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम ये सब मिठाई के खाली डब्बे संभालने में मेरी मदद कर दो। मैंने मेरे निकम्मे बेटे हीरा को कितना बुलाया, लेकिन वो आया ही नहीं। राजू बड़े मन से मोहनलाल की मदद करने लगता है। मोहनलाल को भी राजू से बात करके बड़ा अच्छा लग रहा था। रात होते मोहनलाल राजू को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर सिर्फ मोहनलाल और उसका बेटा अकेले रहते थे। हीरा की माँ का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। अरे पिताजी, ये किस भिखारी को उठाकर ले आया? तमीज से बात कर हीरा, ये राजू है। आज रात ये यहीं रुकेगा। इसने आज मेरी बहुत मदद की है। और तुम क्यों नहीं आए थे दुकान पे? आज कितना काम था। अरे पिताजी, मैं थोड़ा व्यस्त था। हाँ, सब जानता हूँ तू कितना व्यस्त रहा होगा। अरे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया होगा। खैर ये सब छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए। खाना मैं बना दूंगा। आपने मुझे यहाँ रुकने दिया है, वही बहुत है। सच में तुम खाना बना दोगे? हाँ, जरूर। और देखना, आपको मेरे हाथ का खाना ना बहुत पसंद आएगा। इसके बाद राजू मोहनलाल और उसके बेटे हीरा के लिए स्वादिष्ट खाना बना देता है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। और राजू, तुम भी बैठो, हम सब साथ ही बैठकर खाते हैं। क्या मैं आपके साथ? हाँ, और क्या, आओ। राजू जब ये देखता है कि मोहनलाल उससे इतने प्यार से बात कर रहा था, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, ऐसे भावुक क्यों हो रहा है? बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझे ऐसे प्यार से बात किया है, इसलिए मन थोड़ा भावुक हो गया। चलिए आप सब साथ में भोजन करते हैं। इसके बाद वो सब साथ में बैठकर भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह राजू जल्दी उठ जाता है और सबके लिए नाश्ता भी बना देता है। आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो ये उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो। सेठ जी उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है। और हीरा सेठ को भी उठा दीजिए। क्या खुशबू है चाय की, वाह। अरे तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया राजू। ऐसे तो सिर्फ मेरी पत्नी ही मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी। तूने तो मुझे उसकी याद दिला दी। और हाँ, ये क्या सेठ लगा रखा है। एक काम कर, तू मुझे चाचा बुलाया कर। ठीक है मोहन चाचा। इसके बाद तीनों नाश्ता करने बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद राजू मोहनलाल से कहता है, मोहन चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना इज्जत दिया। अब मैं चलता हूँ। राजू, कहाँ जा रहे हो? तुम तो किसी को इस गांव में जानते भी नहीं। चाचा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। क्या पता कुछ काम ही मिल जाए। राजू, एक काम करो, तुम राजा के दरबार में चले जाओ। राजा अशोक बड़े दयालु हैं। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। ठीक है चाचा, मैं सबसे पहले राजा अशोक के दरबार में ही जाऊंगा। इसके बाद राजू मोहनलाल का आशीर्वाद लेता है और राज दरबार की ओर जाने लगता है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। राजू के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उसे उम्मीद था कि राज्य दरबार में उसे कुछ काम मिल जाएगा। राजू जल्दी जल्दी राज्य दरबार की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसे सामने एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है। अरे ये पक्षी तो काफी घायल है। ऐसा लगता है जैसे ये मर चुका है। राजू उसे छू कर देखता है, लेकिन पक्षी की सांसें थोड़ी सी भी नहीं चल रही थीं। शायद ये पक्षी मर चुका है। इसके बाद राजू उस पक्षी को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। वो पक्षी
ऐसे गिरा क्यों था? मुझे ये बात समझ नहीं आई। कहीं वो पक्षी जिंदा तो नहीं? क्यों ना मैं उस पक्षी को अपने साथ राज्य दरबार ले जाऊं और ले जाकर राजा को दे दूंगा। महल में अनेक प्रकार के हकीम रहते हैं जो पक्षी को जरूर बचा लेंगे। राजू इतना सोचता है और लौट के वापस आ जाता है और उस पक्षी को हाथ में उठाकर जल्दी जल्दी राज्य दरबार की ओर बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद मोहन पक्षी को लेकर दरबार के अंदर पहुंचता है। राजू के हाथ में पक्षी देखकर राजा चौंक जाता है और राजू के पास आता है। ये पक्षी तुम्हारे पास कहाँ से आया? राजू राजा की बात सुनकर डर जाता है। महाराज, मैं तो जंगल के रास्ते से आ रहा था तो मुझे ये पक्षी रास्ते पर पड़ा हुआ मिला। मैंने सोचा क्यों ना इस पंछी को राज्य दरबार ले जाऊं, शायद इसकी जान बच जाए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इसे नहीं मारा। हाँ, मुझे पता है कि इसे तुमने नहीं मारा है। क्या तुम्हें पता है ये किसका पक्षी है? किसका है महाराज? मुझे नहीं मालूम, मैं तो इस गांव का भी नहीं। ये पक्षी यहाँ के राजकुमार अनुज का था, जो कि मेरा इकलौता पुत्र था। और तुम्हें पता है वो राजकुमार कौन है? कौन है महाराज वो राजकुमार? तुम हो। तुम बचपन में खेलते खेलते जंगल में गुम हो गए थे। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि तुम एक दिन जरूर लौटोगे बेटा। ये पूरा राज्य 15 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या मैं? नहीं महाराज, मैं राजकुमार नहीं हो सकता। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मुझे तो मेरे माता पिता ने बचपन में ही अकेले छोड़ दिया। बेटा, वो तुम्हारे माता पिता नहीं थे, वो दोनों पिशाच थे। वो तुम्हारे 8वें जन्मदिन पे तुम्हारी बलि चढ़ना चाहते थे। जो साधु बाबा तुम्हें जंगल में मिले थे, उन्होंने ही उन दोनों से तुम्हें बचाया था। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? और मुझे तो कुछ याद नहीं। बेटा, तुम्हारे गुम हो जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। अचानक एक दिन एक साधु आते हैं और उन्होंने ही बताया था कि 15 साल बाद एक आदमी मरे हुए पक्षी लेकर राज दरबार में आएगा। वही होगा राजकुमार। राजू ये सब सुनता है, उसे विश्वास नहीं होता। तभी उसे साधु की बात याद आती है। क्या हुआ बेटा? ज्यादा सोचो मत, अब तुम आ गए हो ना, अब सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद राजू अपने पिता राजा अशोक के गले लग जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।